प्रिय बच्चों, आज हम समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत समुद्रगुप्त सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। प्रयाग प्रशस्ति में उसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सुमंत्रगुप्त 335 ईसा पूर्व में गद्दे पर बैठा था। 335 ईस्वी में उसके राज्यारोहण के संबंध में इतिहासकारों में तीव्र मतभेद है। वी स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के मध्य चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के मध्य एक शासक का और नाम मिलता है काच। कौन कहता है? वी स्मिथ। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के मध्य एक काच नामक शासक के शासन किया जाता था। वस्तुतः गुप्त काल में ऐसा कोई सिक्के प्राप्त हुए जिनके ऊपर काच शब्द लिखा हुआ है, यानी कि कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त हुए जिनके ऊपर काच शब्द लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि काच नाम का कोई शासक ने शासन किया होगा, जिसके आधार पर डॉक्टर स्मिथ ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि समुद्रगुप्त के बड़े भाई का नाम काच था, यानी कि समुद्रगुप्त के बड़े भाई का नाम काच था। कौन है? वी स्मिथ ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि समुद्रगुप्त के बड़े भाई का नाम काच था, जिन्होंने शासन किया, जिसने चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात शासन किया। उसने अपनी स्मृति में सिक्के चलवाए थे। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के संबंध में इलाहाबाद स्तंभ लेख इलाहाबाद प्रशस्ति में पर्याप्त विवरण दिया गया है। इस अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी चुना गया था। समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चुना गया था। उसने अपने पिता के आशीर्वाद ग्रहण किया। इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय सिंहासन के अन्य दावेदार भी थे, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को उसकी योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी घोषित किया। आधुनिक इतिहासकारों में यह मत काच समुद्रगुप्त का ही नाम है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं? काच जो नाम है वो किसका था? समुद्रगुप्त का ही था। काच जो नाम था किसका था? समुद्रगुप्त का ही था। और अपनी एलन के मत अनुसार समुद्रगुप्त का मूल नाम काच था। एलन एक इतिहासकार था, एलन, वो भी कहता है कि समुद्रगुप्त का नाम काच था। और अपनी विजय को उपलक्ष्य में
उसने समुद्रगुप्त का नाम रख लिया और उन्हें अपने विजय के बाद क्या नाम रख लिया था? समुद्रगुप्त रख लिया था। यानी कि उसने अपनी विजयों को, एडर ने कहा है कि उसने जब विजय प्राप्त की थी तो विजय के बाद में उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? समुद्रगुप्त रख लिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकांश जो इतिहासकार है, अधिकांश जो विद्वान है, वो समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि 335 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अब है समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त महान योद्धा होने के साथ साथ एक सफल सेनानायक भी था। सम्राट बनने के पश्चात उसने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य दिग्विजय था। उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? दिग्विजय था। दिग्विजय। दिग्विजय था। दिग्विजय था। वह अपने जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ। उसकी सैनिक सफलता के कारण डॉक्टर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन, यानी कि अपनी दिग्विजय के कारण, कभी पराजित नहीं होने के कारण बीए स्मिथ ने क्या कहा? उसको भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त एक कुशल कूटनीतिक भी था। उसने केवल उन राज्यों पर ही अपना प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित किया जो राज्य स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक थे। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। देश के अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इसीलिए समुद्रगुप्त ने उन सभी राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य संगठित करने का निश्चय किया ताकि देश में राजनीतिक एकता की स्थापना हो सके। डॉक्टर एच.सी. रायचौधरी ने लिखा है, डॉक्टर एच.सी. रायचौधरी ने लिखा है कि भारत का राजनीतिक एकीकरण करना तथा स्वयं को महापद्म की भांति एक छत्र शासक बनाना ही समुद्रगुप्त का लक्ष्य था। भारत का राजनीतिक एकीकरण करना, क्या लिखा उसने? भारत का राजनीतिक एकीकरण करना। भारत का राजनीतिक एकीकरण करना तथा स्वयं को महापद्म की भांति, तथा स्वयं को महापद्म की भांति, स्वयं को महापद्म की भांति एक छत्र शासक बनना। एक छत्र शासक बनना।
ही समुद्रगुप्त का लक्ष्य था। ही समुद्रगुप्त का लक्ष्य था। डॉक्टर एस सी राजचंद्रन ने भारत का राजनीतिक एकीकरण करना और स्वयं को महापद्म की भांति एक छत्र शासक बनना ही समुद्रगुप्त का लक्ष्य था। समुद्रगुप्त की विजय थी सबसे पहले उत्तरी भारत की विजय। उत्तरी भारत की विजय विंध्याचल और हिमालय के मध्य क्षेत्र, विंध्याचल और हिमालय, विंध्याचल और हिमालय के मध्य क्षेत्र उत्तरी भारत अथवा आर्यव्रत कहा जाता है। उत्तरी भारत या आर्य व्रत कहा जाता है। आर्यव्रत कहा जाता है। उस समय उत्तरी भारत में 9 राज्य थे। उस समय उत्तरी भारत में 9 राज्य थे। कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। इलाहाबाद अभिलेख से ज्ञात होता है, इलाहाबाद अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर 2 बार आक्रमण किया। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर 2 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण उसने 3 राज्यों पर विजय प्राप्त कर। प्रथम आक्रमण 3 राज्यों को विजय प्राप्त करके की थी और दूसरा आक्रमण में उसने संपूर्ण 9 राज्यों पर अधिकार कर लिया और 9 राज्यों के शासकों के नाम इस प्रकार है। जो 9 राज्य हैं उनके शासकों के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 रुद्रदेव, रुद्रदेव। नंबर 2 मातिल। नंबर 3 नागदत्त। नंबर 4 चंद्रवर्मन, चंद्रवर्मन। नंबर 5 गणपतिनाग। नंबर 6 नागसेन। नंबर 7 अच्युत। नंबर 8 नंदिन, नंदिन। और नंबर 9 बलवर्मन, बलवर्मन। उन्होंने उत्तरी भारत इनके आर्यव्रत पर 9 राज्यों को पराजित किया था और इन राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त ने प्रस्भोद्रण की नीति अपनाई थी। प्रस्भोद्रण, प्रस्भोद्रण।
की नीति अपनाई। इस नीति का अर्थ होता है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। इसका अर्थ क्या होता है? जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। यानी कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर जो विजय प्राप्त की थी उसको प्रस्बोधरण कहा जाता है। और प्रस्बोधरण का अर्थ है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, यानी कि उनको राज्य को नष्ट कर देना, पूरी तरह बर्बाद कर देना, उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना। यानी कि उत्तरी भारत पर जो विजय प्राप्त की थी उसको प्रस्बोधरण की नीति के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने 9 राज्यों पर, यानी कि 9 राजाओं को पराजित किया गया था। वो 9 राजा कौन कौन से थे मैंने अभी लिखाए थे? रुद्रदेव, माद्रिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपतिनाथ, नागसेन, अच्युत, नंदिन और बलवर्मन। यानी कि 9 राजाओं को उन्होंने पराजित किया था। इन 9 शासकों के राज्यों के नामों को उल्लेख इलाहाबाद अभिलेख में नहीं किया गया है। अगला है दक्षिण भारत की विजय। दूसरी है दक्षिण भारत की विजय। यानी कि इसके बाद में दक्षिण भारत की विजय। उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य को संगठित करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। यदि दक्षिण राज्यों का मार्ग उनके लिए अपरिचित था, तथापि एक साहसी योद्धा की भांति वह सेना के साथ मध्य भारत के दुर्गम और खतरनाक रास्तों को पार करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता गया और लगभग 3000 मील लंबा मार्ग पार किया। अपने दक्षिण भारत के अभियान में समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों के शासकों को पराजित किया, किंतु उसकी दक्षिण नीति उत्तर नीति से सर्वदा भिन्न थी। यानी कि जो दक्षिण की नीति अपनाई थी वो उत्तर भारत की नीति से भिन्न थी। उत्तरी भारत की विजय अभियान में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। और दक्षिण में यद्यपि ने 12 राज्यों के शासकों को पराजित किया और उसने सभी राज्यों को उनके शासकों को वापस कर दिया। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्तरी भारत की दिग्विजय की नीति अपनाया, जबकि दक्षिण भारत में उसने धर्म विजय की नीति अपनाई थी। उत्तरी भारत में दिग्विजय की नीति अपनाई थी, जबकि दक्षिण भारत में धर्म विजय की नीति अपनाई थी। इसमें दिग्विजय की नीति अपनाई थी। उत्तरी भारत में दिग्विजय की नीति अपनाई थी और जबकि दक्षिण भारत में धर्म विजय की नीति अपनाई। उसने जीते हुए प्रदेश और उनके शासकों को लौटा दिया। उन सभी शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर वस्तुतः समुद्रगुप्त एक महान राजनीतिक तथा दूरदर्शिता का परिचय दिया। और उस काल में यातायात और संचार साधनों की प्रचुर मात्रा में विकास नहीं हुआ। वह भली भांति जानता था कि उत्तरी और दक्षिण राज्यों के प्रशासन को एक ही समय में एक ही स्थान से सुविधापूर्वक संचालित और नियंत्रित करना असंभव कार्य था। इस कठिनाइयों को पूर्वाभ्यास होने के कारण समुद्रगुप्त ने दक्षिण राज्यों को जीतकर भी उन्हें गुप्त साम्राज्य में विलीन नहीं किया। समुद्रगुप्त दक्षिण नीति की प्रशंसा के लिए डॉक्टर राधा मोहन मुखर्जी ने लिखा है कि
शमदूत की दक्षिण के 3 उद्देश्य थे। दुश्मन पर विजय ग्रहण, दुश्मन पर विजय, शत्रु को मुक्त करना और अनुग्रह अर्थात शत्रु के राज्य को लौटाकर उस पर दया करना। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में दक्षिण के उन शासकों का नाम का वर्णन किया गया है जिसको समुद्र में युद्ध को जीतकर उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था। उनमें है कौशल का महेंद्र, दूसरा है महाकांत का व्याघ्रराज, तीसरा है कौशल का राजा मंटराज, कोराल का राजा मंटराज, कोसाल का राजा मंटराज। चौथा है पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, पांचवा है कोटूर का स्वामी दत्त। छठा है एंडपल का दमन, सातवां है कांची का विष्णुगोप। आठवां अवमुक्त का नीलराज, नवा वेगी का हस्तिवर्मा, हस्तिवर्मन। 10वां पन्नग का उग्रसेन, और 11वां है देवराष्ट्र का कुबेर, और 12वां कुस्तलपुर का धंजे, इस प्रकार उन्होंने 12 राजाओं को पराजित किया था और उन्होंने यहाँ के 12 राजाओं को पराजित कर ग्रहण मोक्षानुग्रह की रीति अपनाई थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह की रीति अपनाई थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह का अर्थ होता है दुश्मन पर विजय करना। ग्रह का अर्थ होता दुश्मन पर विजय करना। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त करना, है दया करना, शत्रु को मुक्त करना, दया करना।
अनुग्रह की राज्य को लौटाकर उस पर दया करना, राज्य को लौटाकर उस पर दया करने, इस प्रकार की उन्होंने नीति अपनाई थी, दक्षिण भारत की नीति।